अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद एहसान और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर। बहुत सारे दोस्त अहबाब सवालात करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में पूछते हैं जिनका जवाब देना नहायत ही ज़रूरी है। तो आज का ये जो सेशन है या वीडियो है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आज तक जितने भी दोस्त अहबाब ने सवालात किए हैं या कमेंट्स किए हैं, उनमें से वो कमेंट्स के जिनके जवाबात उनके लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम वन बाय वन बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स हैं, सब के बारे में तो नहीं जवाब दिए जा सकते। अक्सर लोगों ने ये कहा है जी आप कमेंट का जवाब नहीं देते, तो हर एक को लिखकर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही करेंगे कि जैसे ही 10-15 दिन में जितने भी कमेंट्स इकट्ठे होंगे तो उन सब पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो आप लोग मुख्तलिफ सवालात करते हैं, उससे हमें भी पता चलता है कि हमने नेक्स्ट वीडियो में किन चीज़ों को, किन बातों को कवर करना है और इंशाल्लाह आपके लिए भी वो चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, कौन कौन से सवालात या कमेंट्स हमें अपने दोस्तों की तरफ से मौसूल हुए हैं। सबसे पहले राशिद खान साहब है, उन्होंने पूछा है जी हल्की रेतीली ज़मीन के लिए बताएं गंदम की कौन सी वैरायटी लगाएं। तो जो रेतली ज़मीनें हैं उनके लिए फ़खरे बकर, निशाने बकर है, इसके अलावा नवाब है और सादक 2021 है। ये वो वैरायटीज़ हैं जो अ, थल के इलाका के लिए, लिया बकर इस साइड के लिए, या जो चोलिस्तान के इलाके हैं, जनूबी पंजाब है, जहाँ की ज़मीनें रेतली हैं, उनके लिए ये मौजू तरीन वैरायटीज़ हैं। इसके बाद सुहेल नरीजो साहब हैं, माजरत अगर नाम पढ़ने में कोई गलती हो गई। इन्होंने कहा जी आप डीएपी और डैपर डैपर एक फर्टिलाइज़र है एफएमसी का, तो इनका कंपैरिजन करें। डैपर बेसिकली ये समझ लें कि ये भी डीएपी की ही दूसरी किस्म है, लेकिन इसकी जो केमिस्ट्री है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है डीएपी से। डीएपी जैसे कि आप सब जानते हैं उसमें 1846 भी उसको कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन 18% और 46% 46% उसमें फास्फोरस होती है। लेकिन जो डैपर है वो 1848 है, यानी कि उसमें 18% नाइट्रोजन है और 48 या 48% उसमें फास्फेट या फास्फोरस है। तो जो डीएपी है उसकी तो पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, लेकिन जो डैपर है इसकी जो पीएच है वो 3 से 4 होती है। तो हमारी ज़मीनें क्योंकि असासी हैं, असासी होने की वजह से डीएपी जो है उसकी तोड़ फोड़ या पौधा जो उसकी अपटेक करता है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। तो आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, ये नई केमिस्ट्रीज लेकर रही हैं, जैसे ये डैपर है, इसी तरह अल्ट्रासोल है और बहुत सारी कंपनीज की प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये जो डैपर है इसकी पैकिंग 15 kg है और इसका रेट 6 से 7 हज़ार के दरमियान होगा। और डीएपी उसकी पैकिंग 50 किलोग्राम की है। तो इसकी वजह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डैपर का एक बैग इस्तेमाल कर लेंगे और वो एक बैग डीएपी के बराबर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इसमें है कि कम से कम भी आप डैपर के 2 बैग इस्तेमाल करेंगे तब जाकर उतनी न्यूट्रिशन पौधे को मिलेगी जितने डीएपी के एक बैग से मिलती है। तो फिर रेट आपको वहीं पड़ जाता है। लेकिन ये है कि ये नई केमिस्ट्री की जो है फर्टिलाइज़र हैं, ये उन ज़मीनों में और ज़्यादा इनकी इफ़ादियत बढ़ जाती है जिनमें ट्यूबवेल वगैरह का पानी लगता है, या जो कलराठी ज़मीनें हैं जिनमें नमकियात के प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसकी इफ़ादियत को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके साथ सल्फ़र का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सल्फ़र जो है वो भी पीएच को कम करता है और जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो डीएपी की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में पौधे को होता है। अगले कमेंट की तरफ जाते हैं जी। अगला फैसल हयात साहब हैं, वो कहते हैं मैंने राया में एक बैग बीओपी और एक बैग जो है वो डीएपी डाला है, मेरी खाद फ्रीज तो नहीं होगी। बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने फर्टिलाइज़र तो काफ़ी मकदार में इस्तेमाल किया होता है, लेकिन पौधा उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, या आपकी फसल की बढ़ोतरी उस तरह नहीं हो रही होती। तो जो बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है, बीओपी
इसमें फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। अगर आपने इसको डीएपी के साथ मिक्स किया है तो ये जो बैक्टीरिया या जरासीम है इनका तो काम ही तोड़ फोड़ का है। जो भी खाद है या पत्थर है, केमिकल है, जो भी इनको मिलेगा ये इसको तोड़ फोड़ करेंगे और उसमें से फास्फेट या फास्फोरस को निकालेंगे और पौधा उसको अपटेक करेगा। पौधे को तो उस फार्म में फास्फेट चाहिए कि जिसको वो आसानी से उठा ले। जो बीओपी या डीएपी है इसमें जब तक इस पे जरासीम या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म असरअंदाज नहीं होते, इनकी तोड़ फोड़ नहीं होती और पौधा इनको उठा नहीं सकता। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपकी फसल की बढ़ोतरी अच्छी नहीं होती तो तो फिर आप इस तरह करें कि आप जिंक का इस्तेमाल करें। ऐसी ज़मीनें जिनमें आप खादें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपकी फसल की बढ़ोतरी अच्छी नहीं, तो वहाँ आप जिंक का इस्तेमाल करके देखा करें और साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करें। और अगर आप थोड़े से और ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर ह्यूमिक एसिड वगैरह। बेसिकली इन इन तीनों चीज़ों का, जिंक है, ह्यूमिक एसिड है या कि सल्फ़र है, इनके इस्तेमाल का मकसद ये है कि ये ज़मीन की जो पीएच है उसको कम करते हैं, जिससे दूसरे फर्टिलाइज़र जो फिक्स हो जाते हैं, जो पौधा आम हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसको भी पौधा इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। अगले कमेंट की तरफ जाते हैं। ये मुमताज़ सेरियो साहब हैं। लाड़काना सिंध में नवंबर के आखिरी वीक में गंदम की कौन सी किस्म लगाएं? तो जो 2020 के बाद गंदम की एक अच्छी वैरायटी सिंध के अंदर लॉन्च की गई है वो IV2 है। इसके अलावा नई आने वाली अकसाम में जरखेज़ है, शाहीन है। अगर हम पुरानी अकसाम की बात करें तो बेनज़ीर 13 है, TD1 है, TD2 है। तो ये वो अकसाम है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेनज़ीर 13 और TD वैरायटीज़ हैं ये तो बहुत पुरानी है और इनमें रस्ट वगैरह के हमला, जैसे कि हमारे सहर थी, आरी थी, जो अच्छी वैरायटीज़ थी, लेकिन रस्ट की वजह से इनकी महकमा अब इनकी रिकमेंडेशन नहीं देता। तो अगर आपको बीज मुयस्सर है तो जरखेज़ का आप बीज इस्तेमाल कर सकते हैं और शाहीन का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छी वैरायटीज़ हैं सिंध के लिए। इसके बाद दोबारा उन्होंने कमेंट किया है कि धान के खेत में ज़ीरो टिलेज है, गंदम पानी एक लगाएं या दो लगाएं? जो धान के बाद गंदम जिन खेतों में काश्त की जाती है और ख़ासकर जिन खेतों में ज़ीरो टिलेज के ज़रिए, यानी कि ज़मीन को डिस्टर्ब किए बगैर ही अगली फसल काश्त की जाती है, तो उन खेतों में नमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मॉइस्चर कंजर्व होता है। आप ज़मीन को ओपन नहीं करते, हल वगैरह नहीं चलाते, जिसकी वजह से धूप पड़ने से उसकी नमी एवेपोरेट नहीं होती या ज़ाया नहीं होती। तो ऐसे खेत, इनमें नमी जो है ना वो बहुत हद तक महफूज रहती है। तो इस तरह मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आपने अपनी ज़मीन और फसल की हालत को देखकर पानी लगाना है। जब आपको महसूस हो कि गंदम को पानी की ज़रूरत है तभी आपने लगाना है। बिला वजह ज़्यादा पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद सूफ़ी इम्तियाज़ साहब हैं। उन्होंने कहा जी सेंट्रल पंजाब गुजरांवाला डिवीज़न, उसके लिए गंदम की कौन सी वैरायटी है? अदनान जफ़र साहब है, उन्होंने कहा सियालकोट में कौन सी वैरायटी काश्त करें? तो गंदम की जो वैरायटीज़ हैं ना, जैसे कि दिलकश है, MH है, सुबहानी है, अकबर है, इसके अलावा अरूज है, ये नई वैरायटीज़ हैं। ये आप सेंट्रल पंजाब में कहीं भी काश्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा राव खिज़र साहब हैं, उन्होंने कहा है जी 60 से 70 हज़ार की खाद बता दी है आपने गंदम में। तो जो वीडियो जिसमें हमने बात की है कि गंदम में कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके आप जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मुकाबला है वीट पोटेंशियल वाला, उसमें आप विनर हो सकते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ कम्बिनेशन बताए थे मैंने। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे कम्बिनेशन एक ही फसल में इस्तेमाल करने हैं। आप अपनी ज़मीन की हालत देखते हुए
और आप अपनी जेब की हालत देखते हुए आप उसी हिसाब से फ़ैसला कर सकते हैं कि आप कितना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने दूसरे मसल तेज़ाबी डीएपी के या पोटाश वगैरह के सोर्सेज बताए हैं, तो ज़रूरी नहीं आपने वो सारे इस्तेमाल करने हैं। आपने देखना है कि आपकी फसल को ज़रूरत कितनी है और कितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, आप उसी हिसाब से इस्तेमाल कर लें। इसके बाद मोहम्मद अजीम साहब है, उन्होंने कहा है जी, सेम ज़मीन में कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करें। जो सेम वाली ज़मीनें हैं उनमें सेम के साथ साथ कलर का भी प्रॉब्लम होता है। वो कलराठी ज़मीनें भी होती हैं, उनके साल्ट ऊपर होते हैं और आप आम आदमी भी पहचान कर सकता है कि ये कलराठी ज़मीनें हैं। ऐसी ज़मीनों के लिए गाज़ी बहुत अच्छी वैरायटी है, अकबर बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन इनमें ऐसी ज़मीनों में जो तरीका काश्त है ना, वो भी थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि साल्ट ज़मीन की ऊपर की तह में होते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी ज़मीनों में या तो गपशट के तरीके से काश्त करें, या फिर आप कोशिश करें कि बीज जो है ना वो ज़्यादा 60-70 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारा उगाव बीज का उगाव जो है ना वो कलर पानी या सलाइन नेचर ऑफ सॉइल की वजह से उसका उगाव भी कम होता है। और दूसरा, कोशिश करें कि ज़मीन की तैयारी के वक्त ज़मीन में सल्फ़र आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और डीएपी वगैरह की बजाय जो नई केमिस्ट्री की खादें हैं जिनकी पीएच कम है, ऐसी खादों को इस्तेमाल करें जो सोडियम जो है ना उसकी टॉक्सिसिटी या उसके जहरीलेपन से फसल को बचा सकें। इसके बाद मलक मकसूद साहब ने कहा है जी, डॉक्टर सारे सिफारशी होते हैं। चलें, आप कह सकते हैं। उसके बाद मलक मकसूद साहब ने कहा जी, थल नूरपुर में 6-7 पानी लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी ज़मीनें जो रेतली हैं, सैंडी हैं, तो उसमें तो पानी की ड्रेनेज का जो है ना वो कोई इशू नहीं होता। उसमें वाकई 6 से 7 पानी लगते हैं। जैसे ही टेम्परेचर खासकर मार्च के बाद, मार्च के एंड में चेंज होना शुरू होता है, तो फरवरी के एंड में टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है सर्दियों के बाद, तो मार्च के अंदर अंदर आप 2-3 दफ़ा भी बाद आपको पानी लगाने पड़ जाते हैं। क्योंकि रेतली ज़मीनें जो हैं इनमें पानी जो ड्रेनेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी होल्डिंग नहीं होती। जो क्लेई सॉइल है उसमें तो पानी होल्ड करता है या पानी जज़्ब होकर ठहर जाता है, लेकिन जो सैंडी सॉइल है, सैंड आपको पता होगा कि न्यूट्रल चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो जो वाटर मालिक्यूल है उनको होल्ड होने के लिए, ज़मीन में ठहरने के लिए, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है। जो क्ले के पार्टिकल या चिकनी मिट्टी ज़मीन में होती है वो उसको मुहैया करती है। लेकिन जो सैंडी सॉयल है या रेतली ज़मीनें हैं, तो उन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो वो उसको कैप्चर। दूसरा, उनमें पोर स्पेस, आपको पता होगा कि जो चिकनी मिट्टी का एक ज़र्रा है ना, वो 500 गुना छोटा है रेत के एक ज़र्रे से। तो आप खुद देख लें कि अगर रेत का एक ज़र्रा एक पानी के मालिक्यूल को अपने अंदर अब्जॉर्व करता है, तो उतने ही एरिए के अंदर जो चिकनी मिट्टी है उसके 500 ज़रे हैं, तो मतलब वो 500 वाटर के मालिक्यूल या कतरों को होल्ड कर लेंगे। तो इसलिए उनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। रेतली ज़मीनों की होल्डिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती, अब्जॉर्प्शन उतनी नहीं होती, ड्रेनेज ज़्यादा उसमें पानी का ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें बार बार इरिगेशन करनी पड़ती है। इसके बाद अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उन्होंने कहा जी, गंदम में फ़ी एकड़ सल्फ़र कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। गंदम के अंदर सल्फ़र जो है ना, इसका इस्तेमाल, गंदम या कोई भी आप फसल ले लें, उसमें जो सबसे अहम फैक्टर या यूज़ है वो ये है कि आप सल्फ़र का सोर्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप किस हालत में सल्फ़र को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो एलिमेंटल सल्फ़र है, जैसे कि बेंटोनाइट्स वगैरह हैं, तो फिर तो आप 10 किलोग्राम भी पर एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर WP फार्मूलेशन है, वह WP मतलब वेटेबल पाउडर्स जो हैं, उसमें कम मकदार आप 2 से 3 किलोग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप डीएफ फार्मूलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा कम सल्फ़र जो है ना वो आप पर एकड़ इस्तेमाल, मतलब 1 से 2 किलोग्राम भी बहुत है कामयाब फसल के लिए। जो डब्ल्यूपी फार्मूलेशन है इसमें सिंजेंटा की थायोवेट है, और जो डीएफ फार्मूलेशंस हैं इसमें स्टोलन है स्वात एग्रोकेमिकल्स की, और क्यूमुलस है एफएमसी की। तो ये 2 किलोग्राम भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप एलिमेंटल सल्फर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप 10 किलोग्राम पर एकड़ इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप वेटेबल पाउडर है जैसे कि सिंजेंटा का थायोवेट है या डीएफ फार्मूलेशन है, डीएफ से मराद ड्राई फ्लोएबल फार्मूलेशन जो है, तो इसमें आप जैसे कि क्यूमुलस है, स्टूलन है, तो ये 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब इसको इस्तेमाल किस वक्त करना है? सल्फर जो है ना इसके बहुत सारे रोल हैं प्लांट के अंदर। तो इसमें अगर तो आप डीएपी की अफादियत को बढ़ाना चाहते हैं तो डीएपी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप को लगता है कि जो फसल है उसमें ड्राउट का, पानी की कमी की वजह से कुछ अलामात आ गई हैं, या कि आपकी ज़मीन उसमें साड़ से कलराठापन है, या आप चाहते हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से मेरी फसल को नुकसान हो सकता है, तो उस वक्त भी आप सल्फ़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर जिस वक्त पौधे के अंदर दाने बन रहे होते हैं उस वक्त भी आप सल्फ़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सल्फ़र जो है ना एक बहुत ताकतवर फंजीसाइड है, मतलब ऐसी बीमारियां जो फंगस की वजह से, जैसे गंदम में रस्ट वगैरह है, तो उसके अगेंस्ट भी आप जो सल्फ़र है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगला कमेंट देखते हैं। अमानुल्लाह साहब ने पूछा है जी, डीएपी फी एकड़ इस्तेमाल करें और किस वक्त, कि कितनी डीएपी फी एकड़ इस्तेमाल करें और इसका वक्त कौन सा है। आप रिप्लाई नहीं करते। अच्छा जी, डीएपी के बारे में पहले भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूँ कि डीएपी जो है ना, अगर ये पहले आप ये सोच लें कि आपने, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपने पर एकड़ कितनी डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपकी जेब इजाज़त देती है तो फिर आप 2 बोरी डीएपी तो लाजमी डालें। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो फिर कम से कम 1 बोरी डीएपी आपने गंदम के फी एकड़ 1 एकड़ में इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप 2 बोरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है कि 1 बोरी बिजाई के वक्त डालें जब ज़मीन तैयार कर रहे हैं, और 1 बोरी पहले पानी के साथ डाल दें। लेकिन अगर आप 1 बोरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आधी बोरी जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है बिजाई के वक्त, और आधी बोरी जो है वो पहले पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर अगर 1 बोरी इस्तेमाल करनी है तो फिर कोशिश करें कि साथ आप कोई ह्यूमिक एसिड वगैरह जो है ना वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे भी आपकी जो डीएपी वो ज़ाया नहीं होगी, और 1 बैग हो सकता है कि आपको 2 बैग जितना फ़ायदा दे दे। मोहम्मद शौकत साहब ने कमेंट किया है जी, कलराठी ज़मीन है पक्के वट की, डीएपी के बगैर 4 बोरी नाइट्रोफास फी एकड़ इस्तेमाल का सोच रहा हूँ। पहले पानी पर 2 बोरी और अगले पानी पर 2 बोरी। नाइट्रोफास भी अच्छी खाद है। नाइट्रोफास की खसूसियत ये है कि इसकी पीएच कम है, और जो कलराठी ज़मीनें हैं उनमें तो बिल्कुल ही हम डीएपी तो रिकमेंडेशन नहीं देते, क्योंकि डीएपी को हल पजीरी के लिए इसको पीएच कम चाहिए, जो कि तेजाबी ज़मीनों की है, और हमारी ज़मीनें असासी हैं, और अगर ऊपर से उसमें कलराठेपन या कलर का प्रॉब्लम है तो फिर तो और ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन जो 4 बोरी नाइट्रोफास आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे उसके लिए फिर बेहतर है कि आप बिजाई के वक्त 1 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, और पहले पानी के साथ आप 2 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। और पहले पानी के साथ 2 बोरी जब आपने नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है तो वो 1 बैग आप उस वक्त कोशिश करें कि ह्यूमिक एसिड का या ऑर्गेनिक मैटर जो है जैसे ऑर्जिवेट वगैरह इसका इस्तेमाल कर लें।
और दूसरे पानी के साथ फिर आप कोशिश करें कि 1 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें, तो इस तरह भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगला है जी, रजबीर सिंह साहब हैं, इन्होंने कहा है जी आपके मुल्क में डीएपी और यूरिया के थैले का क्या रेट है। तो पाकिस्तान में जो डीएपी है वो तकरीबन 11-12 हज़ार रुपया इस वक्त रेट चल रहा है उसका, और जो यूरिया है वो 2200 से 2400 तक उसका रेट है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स ऐसे ही आते रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनका रिस्पॉन्स भी टाइमली बनाते रहें, और आपको इंशाल्लाह अपडेट भी किया करेंगे जिस वक्त आपके सवालात के हम जवाबात या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये वीडियो देखने का, चैनल सब्सक्राइब करने का और कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।